कातिल आरोपी जो थे वह अभी हाल में जो केस हुआ है सोनम राजा और भी जितना केस था वो सारा केस को देख लेते हैं कि किस तरह से कातिल पकड़ा जाता है। और वह इस तरह के काम नहीं करना चाहते थे कि हम लोग भी इसी तरह से पकड़े जाए। और ये लोग सब कुछ एक प्लानिंग के तहत करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति का कत्ल हुआ था उसका शादी 1 महीना पहले ही हुआ था, लेकिन उसका पति गायब हुआ और उसकी पत्नी के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। आंसू का एक कतरा उसके आंख से कभी नहीं निकलता है, जिस वजह से उसके परिवार वालों को अपनी बहू पे शक होता है। और पुलिस को यही बात बताते हैं कि मेरे बहू के चेहरे पर एक जरा सा भाव नहीं है कि उसका पति गायब हुआ है। किसी से वो कुछ भी बात नहीं कर रही है, न ही किसी को कुछ बताती है। पुलिस को भी थोड़ा शक लगता है, लेकिन इस तरह से उठाना सही नहीं लगता है। पुलिस जब उसका कॉल डिटेल खंगालती है तो पता पता चलता है कि शादी के बाद वह एक लड़का से बात की है, जो कि 1 महीना में 2000 बार कॉल की है और घंटों घंटों बात किया करती थी। घर वालों से जब पूछा जाता है कि एक व्यक्ति से यह बात करता था, आप लोग को पता नहीं? घर वालों बताते थे कि अपने रिश्तेदार बता के बात करती थी और लड़की की आवाज उधर से आता था, अरे यह तो खुद लड़की थी। तो दोनों लड़की आपस में बात करती थी तो घर वालों को शक भी नहीं होता था। तो पुलिस को बाद में पता चलता है कि जो उधर से लड़का बात करता था वो वॉइस चेंजर लगा के बात करता था। वो बोलता था लड़का, लेकिन वहां से जो आवाज आता था वह इस मोबाइल में लड़की का आता था। घर वालों को लाउड स्पीकर में बात करके सुना देती थी। जो बहू थी, घर वालों को कभी शक ही नहीं हुआ। लेकिन 1 महीना पहले ही कत्ल का साजिश रच ली थी यह लड़की की किस तरह से अपने पति को मारना है। बस वो शादी इसलिए करती है अपने घर वालों को बात रखने के लिए, अपनी माँ के बात रखने के लिए। जान रही थी कि अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमें हमारा बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहने दिया जाएगा। और कत्ल होने से पहले लड़की के माँ को पता चल जाता है कि इस तरह का साजिश रचा गया है, लेकिन उसकी माँ भी किसी को कुछ नहीं बताती है। इस केस में टोटल 8 लोग की गिरफ्तारी होता है और 8 लोग ही इस केस में इन्वॉल्व थे, यानी कि 8 लोग मिलकर एक व्यक्ति का जान लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति भी यह नहीं चाहा कि इस साजिश के बारे में पुलिस को बताया जाए या तो उसके परिवार वालों को। यहाँ पर एक बड़ा बात यह भी है कि यह लड़की शादी से 1 हफ्ता पहले कहीं भाग जाती है और 3-4 दिन रहती है। इधर उसके घर वालों को पता चलता है, इधर जहाँ ससुराल होने वाला था वहां भी पता चलता है, लड़का को पता चलता है कि लड़की भाग गई है। लड़की 3-4 दिन के बाद लौट जाती है। लड़का इनकार कर देता है शादी से। लड़की अपना जो होने वाला पति था उसके पास फोन करती है, तो लड़का सीधा बोल देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं किसी और के साथ नहीं भागा था, मैं अपना सहेली के घर गई हुई थी, इसलिए कि मेरी मम्मी के पास पैसा नहीं जुट पा रहा था दहेज देने के लिए, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आहत हो रहा था और मैं अपने सहेली के पास भाग गई। जब पैसा इकट्ठा हुआ तो मैं वापस आया हूँ। लड़का यह बात पे तैयार हो जाता है कि चलो भाई, कोई गलत कदम नहीं उठाई थी। लेकिन लड़का को यह पता नहीं था कि किस सहेली घर गई थी, उससे पूछताछ किया जाए, छानबीन किया जाए। इस तरह के मामला तभी साल 2 साल से बहुत हो रहा है। तो लड़का जरा सा ध्यान देता और इसमें छानबीन करता है तो शायद लड़का बच जाता। लेकिन बताया जाता है कि जो लड़का है उसका भाई को पता था कि यह किसी सहेली के घर नहीं बल्कि किसी बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। ये सब को जानते हुए बात दबा दिया जाता है, इसलिए कि लड़का जो था वह लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और काफी हद तक वह जिद पे अड़ जाता है, जिस वजह से परिवार वालों भी मजबूर होके इससे शादी करवा देते हैं। लेकिन महीना भी नहीं बीतता भाइयों और इतना बड़ा घटना घट जाता है। एक ही घर का एक चिराग खत्म हो जाता है बस कुछ सुख के लिए। लेकिन बता दें कि लड़का भी कोई कम पैसा वाला नहीं था। जो लड़का को मारा गया, इसका पति को, ये लाखों के महीना कमाया करता था, पैसा का कोई कमी नहीं था, घर दुआर भी अच्छा खासा था। लेकिन ये चीज नहीं भाता इसको। जो लड़का से यह लड़की प्यार किया करती थी वह एक मैनेजर के पद पे काम किया करता था और वह लिमिट ही पैसा कमाया करता था। लेकिन जो इसका पति था के हाथ में 2-3 बिजनेस थे और अच्छा पैसा कमाया करता था। और आपको बता दें कि यह जो लड़की जिस लड़का से प्यार किया करता था करती थी, वह लड़का से एक कुछ पहले उसकी माँ भी प्यार किया करती थी, लड़की की माँ भी। यह कहानी में पूरा आपको जानकारी मिलेगा कि किस तरह से इसकी माँ और यह लड़की उस लड़का से प्यार किया करते थे और इसमें साजिश करने वाले कौन कौन थे और जानकार लोग कौन कौन थे। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू।
तेलंगाना के जुगलंबा गोडवाल में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम तेजेश्वर होता है। उम्र यही 30 से 32 वर्ष होता है और तेजेश्वर एक कंपनी में काम किया करता था। लाइसेंस होल्ड लाइन सर्विस केयर में काम किया करता था। इसके अलावा तेजेश्वर का एक डांस क्लास भी होता है जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होता है और टीचर के रूप में काम किया करता। और यह डांस क्लास जो था इसका अपना होता है, खुद का होता है। जब भी ऑफिस के बाद टाइम मिलता है यह डांस क्लास में आ जाता और ज्वाइनिंग लिए स्टूडेंट को यह डांस सिखाता। इसके अलावा तेजेश्वर के पास एक और काम था अमीनी का, और अमीनी में यह काफ़ी ज़्यादा ईमानदार अमीन था और जिस मोहल्ले में यह रहा करता वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया करते, इसलिए कि यह बहुत ईमानदार था। जो चीज़ सही होता था वह सही बोलता था, जो चीज़ गलत होता था वह गलत गलत बोलता था, जिस वजह से लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और लोग कोई भी काम में इसी को ही बुलाते। ज़मीन के माप के काम में इसी को बुलाते और ज़मीन के काम में यह इतना बिजी हो जाता है कि यह कंपनी छोड़ देता है और दो ही चीज़ देखने लगता है, एक अमीनी वाला काम और दूसरा अपना डांस क्लास टीचर डांस क्लास। तेजेश्वर 2022 में एक घर भी बनवाता है गंजीपेट इलाके में। बड़ा सा घर था, वहाँ सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं रहने लगता है और वहीं से फिर अपना काम तेजेश्वर चालू करता है। काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तेजेश्वर की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि तेजेश्वर को जरा भी इस बारे में पता नहीं होता है और तेजेश्वर के जीवन का अंत हो जाता है। 17 जून 2025 8 बजे के वक्त तेजेश्वर अपना घर से खाना पीना खा के और काम के सिलसिले में घर से बाहर निकल जाता है। वही अमीनी वाला काम, जमीन का माप वाला काम। घर से बाहर निकलता है, उसके बाद शाम ढल जाता है, तेजस्वर घर नहीं आता है। तो उसका भाई तेजवर्धन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तेजस्वर के मोबाइल पे फ़ोन करता है, मोबाइल स्विच ऑफ होता है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि तेजस्वर का फ़ोन स्विच ऑफ हो, और अगर फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला होता तो वह फ़ोन करके ज़रूर जानकारी देता घर में, हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, लेट से लौटूंगा, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला, हर तरह के मैसेज दिया करता। लेकिन उस दिन कुछ बताया भी नहीं और उसका मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ हो गया। शाम ढल चुका था, अब धीरे धीरे रात आगे बढ़ रही थी। अब तेजवर्धन क्या करता है कि कुछ जो तेजेश्वर के दोस्त थे उसके पास फ़ोन करते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो नहीं आया, हमें भी नहीं पता है कि कहाँ गया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है तेजवर्धन, रात भर परेशानी में काटता है, हर लोग से बातचीत करता है, आसपास हो, रिश्तेदार हो, कहीं भी तेजस्वर के बारे में पता नहीं चलता है। इंतजार कर रहे थे सुबह होने के, इसलिए कि अब यहाँ से काम कुछ बन नहीं रहा था। अब पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को ही बताना था कि मेरा भाई गुमशुदा हो चुका है, मेरा भाई का पता नहीं चल पा रहा है। सुबह होता है, ऐसा ही करते हैं लोग, जाते हैं पुलिस स्टेशन और अपना जो भी कहानी था वह पुलिस को सुनाते हैं कि मेरा भाई काम के लिए 8 बजे निकला लेकिन शाम को नहीं लौटा, तो हम फ़ोन करते हैं लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। पुलिस बयान लिख लेती है, पुलिस बोलती है ठीक है, मैं तेजेश्वर को ढूंढता हूँ। तेजवर्धन घर चला आता है। घर आने के बाद तेजेश्वर शादीशुदा था और उसकी पत्नी भी थी, और तेजेश्वर का शादी अभी महीना दिन पहले ही हुआ था, 18 मई 2025 को। तेजवर्धन घर आता है और अपना जो भी भाई की पत्नी थी उससे पूछता है कि सो तेजेश्वर आपके पास फ़ोन किए, आपको कुछ जानकारी? तो उसकी पत्नी जो थी वह बोलती है कि हमें बस यही पता है कि बगल के ही गांव में काम करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पे जरा सा भी भाव नहीं था कि मेरा पति गायब हो गया है, मेरा पति मिल नहीं रहा है। जरा सा भी उसकी पत्नी के चेहरे पे डर नहीं था और एक कतरा आंसू नहीं थे, जिस वजह से तेजवर्धन को उस टाइम कुछ शक होता है। लेकिन तेजवर्धन सोचता है कि अभी के दौर के ऐसा ही लड़कियां हैं, उसे ये सब करना शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन तेजवर्धन को वहां से भी कुछ पता नहीं चल पाता है। पुलिस 18 जून 2025 को तेजवर्धन के घर के पास आती है और वहां लोगों से पूछताछ करती है, और एक एक करके जिस जगह से निकला था तेजेश्वर वहां से पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है। तो एक कृष्ण रेड्डी बंगला के पास तक तेजेश्वर जाता हुआ दिखता है अपना बाइक से। वहां एक एसयूवी कार खड़ी थी, उस एसयूवी कार में बैठता है
तेजेश्वर और वहाँ के बाद कहाँ जाता है यह सीसीटीवी कैमरा में कैद नहीं होता है और किसी को कुछ भी पता नहीं। पुलिस के हाथ भी खाली थे, लेकिन पुलिस हर तरह से जांच कर रही थी। लेकिन पुलिस को उसका भाई बताता है कि मेरा भाई तेजेश्वर का शादी अभी 1 महीना पहले हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी से बातचीत करने के बाद उसकी पत्नी के चेहरे पे जरा सा भी भाव नहीं है कि मेरा पति गायब हुआ है। अपने पति की खोजबीन किया जाए और किसी से पूछताछ किया जाए, और आंसू का एक भी कतरा उसके चेहरे पे नहीं है, जिस वजह से हमें उसकी पत्नी पे ही शक होता है। पुलिस बोलती है कि इस तरह से किसी को पकड़ना सही नहीं होगा। पुलिस उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर मांगती है और उसका जब कॉल डिटेल खंगालती है तो पता चलता है कि 1 महीना में 2000 बार एक लड़का से बात करती है उसकी पत्नी, और वही लड़का से 8 बार शादी वाला दिन पुलिस को पूरी शक उसी के पत्नी के ऊपर हो रहा था। लेकिन पुलिस इस तरह से किसी को पकड़ नहीं सकती थी। जो व्यक्ति से उसकी पत्नी बात कर रही थी वह व्यक्ति के बारे में पुलिस जानती है, तो पता चलता है कि वह लड़का का नाम तिरुमल्ला राव है और यह एक कंपनी में काम किया करता है। और वहीं यह जो उसकी पत्नी थी वह भी काम किया करती थी और दोनों में दोस्ती था। पुलिस को लग रहा था कि दोस्ती की वजह से दोनों बात किया करते होंगे। जब तिरुमल्ला राव के बारे में पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि यह भी हाल फिलहाल में 20 लाख का लोन लिया है, कहीं भागने का प्लानिंग है और कई लोग को कैश करा के पैसा दिया हुआ है। पुलिस को उसके ऊपर शक होता है। पुलिस पहले जाकर उसको पकड़ती है, तिरुमल्ला राव को, और उससे पूछताछ करती है कि भाई तुम क्यों अभी लोन लिए थे और कहाँ भागने का फिराक में हो। तब वह व्यक्ति तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस तेजेश्वर की पत्नी को उठाती है और दोनों को आमने सामने बिठाती है और उससे दोनों से पूछताछ करती है, तो फिर शुरुआत में कई घंटे ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते, अपना गुनाह इंकार करते हैं। लेकिन जब इन दोनों को कॉल डिटेल और भी तरह का सबूत दिखाया जाता है तो ये दोनों टूट जाते हैं और बताते हैं हाँ साहब हम ही लोग के हाथ से तो यह कत्ल हुआ है। तिरुमल्ला राव बताता है कि हमारा और इसके बीच में प्यार प्रसंग था, लेकिन इसके घर वालों ने हम लोग का शादी की मंजूरी नहीं देते हैं और फिर हम लोग शादी नहीं कर पाते। लेकिन शादी से 7 दिन पहले यह लड़की हमारे साथ भाग भी जाती है। लेकिन फिर हम लोग को पता चलता है कितना दिन इस तरह से भाग के रहेंगे, इसलिए घर वालों के सामने जाया जाए। लेकिन शादी घर वालों की ही मर्जी से करना है और जिस लड़का से शादी करना है उसको मार के फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। और यह प्लानिंग बनाया जाता है शादी से 1 सप्ताह पहले ही कि वह लड़का को कैसे मारना है और कौन कौन व्यक्ति को इसमें जोड़ना है उसको मारने के लिए। उसके बाद तिरुमल्ला राव था, वह पैसा के इंतजाम करने के लिए लग जाता है। कुछ पैसे 2-3 लाख रुपए उसके हाथ में भी थे और 20 लाख के लोन लेता है ताकि कत्ल होने के बाद हम कहीं और दूसरा देश चला जाएंगे और हमें पुलिस नहीं पकड़ पाएंगे, और मैं कुछ दिन के बाद तुम्हें भी बुला लूंगा। और यह प्लानिंग फिक्स होता है। उसके बाद तेजेश्वर से वह लड़की शादी करती है और शादी के कुछ दिन बाद ही एक फोन आता है तेजेश्वर को कि हमें एक जमीन का माप करना है और आप आ जाएं। और यह साजिश का एक हिस्सा था। कुछ लोग जिसको तिरुमल्ला राव पैसा दे रखा था कि उसे जमीन माप के लिए बुला और वहीं उसका कत्ल कर दो। बुलाने के बाद एक एसयूवी कार था उस पर बिठाते हैं और एक जगह जो कि जमीन माप के लिए लेके जा रहे थे तेजेश्वर को, और रास्ते में ही उसका कत्ल कर देते हैं। पहले तो सर पे भारी चीज से मारते हैं और गला को रेत कर कत्ल कर देते हैं। उन लोग का विचार था कि इसको कहीं दफना देना है, लेकिन भीड़ भाड़ होने की वजह से, पब्लिक एरिया होने की वजह से उसको नहीं दफना पाते हैं और उसे एक जंगल में लेकर फेंक देते हैं। मोबाइल कहीं और फेंक देते हैं और बॉडी को कहीं और। घर से काफी दूर किया गया था यह क्राइम, इसलिए तेजेश्वर के बॉडी के बारे में काफी लेट पता चलता है। जब तेजेश्वर के बॉडी के बारे में पता चलता है तो तेजेश्वर के बॉडी डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन उसका टैटू से पता चलता है कि उसी का लाश है। जब तेजेश्वर का लाश मिलता है तो उसका टैटू हाथ पे बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था अम्मा। जब परिवार वालों को दिखाया जाता है तो हाँ बोल देते हैं कि यह तेजेश्वर का ही लाश है। पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि इसके सर पे मार किया गया है पहले, उसके बाद गला करेता गया है। और यही संदिग्ध के आधार पे उनके पत्नी और तिरुमल्ला राव को गिरफ्तार किया जाता है। इसमें टोटल 8 लोग को गिरफ्तार किया जाता है। जो तेजेश्वर की सास थी वह भी जानती थी कि तेजेश्वर का कत्ल होने वाला है, इसलिए कि साजिश के बारे में उसका पता चल चुका था। तेजेश्वर के जो सास थी वह पहले तिरुमल्ला राव से प्यार किया करती थी। एक ही ऑफिस में काम किया करते थे ये लोग, और दोनों को नजदीकियां बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे के पास कई बार संबंध बनाते हैं। उसकी माँ निकल जाती है उस कंपनी से और वहाँ एंट्री ले लेती है उसकी बेटी, और इन दोनों के बीच में भी यही होता है, बातचीत होता है, नज़दीकियाँ बनता है और दोनों प्यार करते हैं और दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ इनकार कर देती है कि हम भी वो लड़का से प्यार किया करते थे, लेकिन तुम्हें उस लड़का से शादी नहीं करने देंगे। लेकिन इस कहानी में क्या हुआ, उसकी माँ अपने प्यार को बचाने के लिए अपना एक बेटी को एक लड़के को सौंप देती है। और वह लड़का के बारे में जान रही थी कि मेरी बेटी और जो वह लड़का तिरुमल्ला राव वह कत्ल के साजिश रच रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती है और यह घटना का इंतजार करने लगती है। इसमें जो जो आरोपी थे पुलिस 8 लोग के गिरफ्तार कर ली है। अब इन 8 पर क्या कार्रवाई होता है
लेकिन इसके साथ बहुत कड़ी सज़ा होना चाहिए, इसलिए कि यह जो काम किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत काम किए हैं। इसलिए कि एक सुखी परिवार, जो एक छोटा परिवार था, कम लोग थे, वहाँ उस परिवार में एक व्यक्ति को उजाड़ देते हैं और उसके परिवार के आर्थिक व्यवस्था को खराब कर देते हैं। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।